तो कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे इसका 4th क्वेश्चन। इसके अंदर 5 पार्ट हैं और पाँचों के पाँचों पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो जी, क्या बोल रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। आपको 5 पार्ट दे रखे हैं। इन पाँचों पार्ट में आपने रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। रैखिक समीकरण युग्म का क्या मतलब हो गया कि आपको इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस का जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो आपको 2 इक्वेशन बनानी है, ऐसे समझो। जोड़ा मतलब 2 हो गया ना, तो आपको 2 इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उनको सोल्व करना है और किसी भी बीजगणितीय विधि का यूज़ कर सकते हो। चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से उन दोनों को सोल्व कर दो, चाहो तो विलोपन विधि से कर लो, चाहो तो अपना वज्र गुणन विधि से कर लो, है ना? किसी भी विधि से आपको उसको सोल्व भी करके दिखाना है। ठीक है? तो करते हैं फिर। पहला पार्ट देखते हैं इसका। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। क्या बोला गया कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। एक छात्रावास है। छात्रावास आप हॉस्टल बोल देते हैं मेरे ख्याल से उसको इंग्लिश में, है ना? जहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट बाहर जाता है पढ़ने के लिए, तो उसे रहने के लिए जगह चाहिए होती है ना, तो वो छात्रावास में ठहरते हैं। वहाँ उनसे महीने का खर्चा ले लिया जाता है, भाई रेंट का दे दो, खाने का दे दो। इस तरीके से खर्चा वहाँ पे दे देते हैं और वहाँ पे रह लेते हैं। पढ़ाई भी वहीं पे कर लेते हैं, छात्रावास में रह भी लेते हैं। ठीक है? तो उसे छात्रावास बोलते हैं। तो बोला कि एक छात्रावास है, उसके मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। जो उसके महीने का जो खर्चा है ना, उसका 1 भाग फिक्स है कि भाई इतना रुपया तो देना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि मेरा एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो कि मैं दिल्ली पढ़ने चला गया कल, ठीक है? तो वहाँ पे मैं जिस छात्रावास में रहूँगा, तो वो छात्रावास वाला जो मालिक है वहाँ का, मुझे कहेगा कि भैया तुम्हें भाड़े के इतने रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे। लेट्स से कि मेरे भाड़े के 3,000 रुपए हैं, तो मुझे 3,000 रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे। वो तो मेरा फिक्स हो गया, ठीक है? अच्छा, और जो शेष बच गया, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जैसे मेरा एग्जांपल ले लो। मैं जैसे दिल्ली गया रहने के लिए, तो वहाँ पे छात्रावास के जहाँ पे रहता था, वहाँ का 3,000 रुपए तो देना ही देना पड़ा, है ना? प्लस उसने कह दिया कि भाई अगर तुम खाना खाओगे, है ना? लेट्स से तुमने 15 दिन खाना खाया, 20 दिन खाना खाया, 25 दिन खाना खाया, जितने दिन खाना खाओगे उसका अलग से चार्ज है। जैसे मान लो 5 दिन खाना खाया, तो ये चार्ज अलग से हो गया, ठीक है ना? 5 दिन का पर डे के हिसाब से अलग से चार्ज हो गया, ठीक है? एक तो अपना फिक्स है ना? और एक इस बात पर डिपेंड करता है कि मैंने कितने दिन खाना खाया। अब क्या बोला कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1,000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के रूप में 1,180 रुपए अदा करना पड़ते हैं। अब मतलब समझो, 2 विद्यार्थी हैं, एक तो है ए और एक विद्यार्थी है बी, ठीक है? ए ने कितने दिन भोजन खाया? ए ने भोजन खाया जी 20 दिन। 20 दिन भोजन खाया। तो इसको रुपए कितने देने पड़े? इसको रुपए देने पड़े जी 1,000 रुपए। अब ये जो 1,000 रुपए है ना, 1,000 रुपयों में फिक्स चार्ज भी आ गया, इसका फिक्स चार्ज भी आ गया, ठीक है? और पर डे के भोजन का चार्ज भी आ गया। पर डे का जो खाना खा रहा था ना, उसका चार्ज भी आ गया, दोनों इंक्लूड है इसमें। ऐसे ही जो एक दूसरा विद्यार्थी है बी, उसने खाना खाया 26 दिन, यहाँ लिखा हो ना 26 दिन, उसने खाना खाया 26 दिन, है ना? अब इसको कितने रुपए देने पड़े? इसको रुपए देने पड़े 1,180 रुपए। अब ये जो 1,180 रुपए है ना, इसके अंदर उसका फिक्स चार्ज भी आ गया, फिक्स चार्ज भी आ गया। और जो पर डे का अलग से देने पड़े उसको, जितने दिन खाना खाया उसके अलग से, है ना? तो पर डे के जितने देने पड़े उसका भी चार्ज इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें फिक्स चार्ज बताना है और पर डे का जो भोजन का खर्चा लगता है वो ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी है ए जिसने 20 दिन खाना खाया, एक विद्यार्थी है बी जिसने 26 दिन खाना खाया। ए विद्यार्थी को 1,000 रुपए देने पड़े, बी विद्यार्थी को 1,180 रुपए देने पड़े। अब ये जो 1,000 रुपए हैं, जो 1,000 रुपए हैं, इसके अंदर फिक्स चार्ज भी जुड़ा हुआ है और पर डे का अलग से चार्ज भी जुड़ा हुआ है ना? ये जो 1,180 रुपए हैं, इसके अंदर भी फिक्स चार्ज जुड़ा हुआ है
और पर डे के भोजन का भी अलग से चार्ज जुड़ा हुआ है। हमें वही बताना है, हमें ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना देना पड़ता है उनको और पर डे के भोजन का कितना चार्ज है, ये बताना है। कैसे बताएंगे वो समझ लो। अब क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। चलो जी समझते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना, जो हमसे पूछा गया उसको मान लेते हैं। जैसे हमसे नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य पूछा है ना, इसको मान लूंगा। मैं कह दूंगा माना नियत व्यय, हम मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है वो है ₹X। भाई ₹X तो देने ही देने पड़ेंगे। और पर डे का अलग से मान लेता हूँ, प्रतिदिन के भोजन का व्यय, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, इसको मैं मान लेता हूँ ₹12। ठीक है, अब पर्सन के अनुसार चलते हैं। पहले हम बात करते हैं विद्यार्थी ए की। ठीक है, तो विद्यार्थी ए ने 20 दिन भोजन खाया है और रुपए देने पड़े इसको 1000, है ना। अच्छा, तो विद्यार्थी ए को फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्लस, विद्यार्थी ए को ₹X तो देना ही देना पड़ेगा, प्लस जो 20 दिन खाना खाया उसका अलग से चार्ज लेना पड़ेगा, है ना। तो खाने के चार्जेस कितने हैं? ₹Y एक दिन का। इसने कितने दिन खाना खाया? 20 दिन। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे इसको? 20Y। समझ में आ गई? ये चार्ज तो फिक्स है ही, ये तो देना ही देना पड़ेगा। 20 दिन खाना खाने के कितने रुपए हो गए? 20Y। तो कुल मिलाकर के इसने कितने रुपए दे दिए? ₹1000। ये बन गई जी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं विद्यार्थी बी की। तो विद्यार्थी जो बी है उसने 26 दिन खाना खाया, ठीक है, और 1180 देने पड़े, ये बात है। अच्छा अच्छा, उस विद्यार्थी बी को भी ₹X तो देने ही देने पड़े होंगे, प्लस 26 दिन के कितने रुपए दिए होंगे उसने खाना खाने के? 26Y दिए होंगे, है ना। तो इस तरीके से उसने कुल कितने रुपए दिए? ₹1180 दिए। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लो, किसी भी विधि से कर लो, चाहे आप प्रतिस्थापन से कर लो, विलोपन से कर लो, वज्र गुणन से कर लो, आपकी मर्जी है ना? मैं यहाँ पे विलोपन का यूज़ करूँगा, क्योंकि x बराबर है ना यहाँ पे x के गुणांक, तो डायरेक्टली घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस। आप लिखना चाहें तो लिख दें, बढ़िया रहेगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, आपकी मर्जी हो तो। मैंने नहीं लिखा। तो x से x कट गया, 20y में से 26y गया, माइनस का 6y, 1000 में से 1180 गया, माइनस का 180। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस का 180 बटे में माइनस का 6, और ये कट के आ गया जी 30। ये y की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या अपनी ये है, यही तो है। तो इसके अंदर रख देते हैं x प्लस 20y बराबर है 1000 के। तो x की वैल्यू तो पता नहीं 20, y की वैल्यू पता है कितनी है 30, बराबर हो गई 1000। सोल्व कर लियो। x प्लस 20 के 30 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 600 आएगा, बराबर 1000। 600 उस तरफ ले जाओ, x की वैल्यू आ गई 1000 माइनस 600, यानी x की वैल्यू आ गई 400। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो फिक्स चार्ज है ना, जो फिक्स चार्ज है, जो नियत व्यय है, वो 400 रुपये है ना। और जो पर डे का चार्ज है खाना खाने का, वो 30 रुपये है। समझ में आ गई कि भाई 400 रुपये तो भाड़ा हो गया, ऐसे समझो, और पर डे का जो खाना खाओगे उसके 30-30 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ये चीज़ होगी। बस समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो इस बात को लिख देते हैं। कैसे? हम लिख देंगे तो नियत व्यय, नियत व्यय कितना माना था? ₹X माना था। x की वैल्यू कितनी आई अपनी? 400। तो नियत व्यय हो गया जी 400 रुपये। ठीक है, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ₹Y माना था। इसको लिखते हैं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य,
ये मैंने माना था वाई रुपये, है ना। वाई की वैल्यू कितनी है 30, तो ये आ गया 30 रुपये। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना था, आसान था। ठीक है, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये तो पहले भी आ चुका है, भिन्न वाला क्वेश्चन है, ये पहले भी आप कर चुके हैं उसको वैसे। ठीक है, इसको खुद ट्राई करो एक बारी, हो जाएगा आपसे। क्या बोल रखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश से 1 घटाया जाए, और वह 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न ज्ञात करो। कैसे करेंगे? अंश और हर तो आपको पता ही है, पहले भी हम कर चुके हैं। तो पहले तो खुद ट्राई करो, उसके बाद देखना, है ना। तो हम क्या करते थे, हम मान लेते थे, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश मैंने मान लिया x, और भिन्न का हर इसको मैं मान लेता हूँ y। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या क्या रखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है अगर आप अंश में 1 घटा दो। तो भिन्न हमने मान लिया x/y, है ना। तो अगर आप अंश में से 1 घटा दोगे ना, अंश तो ये हो गया, अंश में से 1 घटा दोगे तो भिन्न हो जाएगी 1/3। एक तो ये बात क्या रखी है। अच्छा, और क्या बात क्या रखी है, क्या रखी है कि भैया भिन्न 1/4 हो जाएगी अगर आप हर में 8 जोड़ दोगे। तो x/y तो भिन्न हमने मानी है, तो अगर आप हर में 8 जोड़ दोगे तो ये बराबर हो जाएगी किसके, 1/4 के। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आर पार गुणा कर लो, इसकी इससे, इसकी इससे। 3 की x से गुणा किया 3x आ गया, 3 की 1 से गुणा किया 3 आ गया, y एक कम y, है ना। तो y को इस तरफ ले आता हूँ, 3x माइनस का y बराबर -3 को उस तरफ ले जाता हूँ, प्लस का 3। ये आपकी बन गई जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इसको सोल्व कर लो, आर पार गुणा, 4 की x से गुणा किया 4x, y प्लस 8 की 1 से गुणा किया y प्लस 8, y को इस तरफ ले आओ, 4x माइनस का y बराबर 8। इसको मान लो जी समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लो, है ना। y के गुणांक तो बराबर हैं ही, तो हो जाएगा आसानी से। वीडियो करो पॉज, खुद ब खुद सोल्व करो, उसके बाद ना निकले तो देख लो, मैं यहाँ से आपको करा देता हूँ। कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 है 3x माइनस का y बराबर 3। समीकरण 2 है अपनी 4x माइनस का y बराबर 8। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 3x में से 4x गया, माइनस का x, ये कट गया, 3 में से 8 गया, माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 5। अब x का मान 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, मैं 1 में रख देता हूँ भाई। यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपकी 3x माइनस का y बराबर 3, 3 इंटू 5 माइनस का y बराबर 3। तो यहाँ पे हो गया जी अपना 15 माइनस का y बराबर 3, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी ऐसे करके, माइनस का y बराबर माइनस का 12, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, वापस समझो हमने क्या किया। हमने अंश मान लिया x, हर मान लिया y, है ना। तो अंश और हर तो आपको पता ही होंगे, बटे वाली संख्या में ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न में कहा वैसे वैसे कर लिया, इक्वेशन बनी, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। यानी कि तो भिन्न का अंश तो कितना हो गया, भिन्न का अंश ये तो हो गया जी 5, और भिन्न का हर अगर आपसे पूछूं तो ये हो गया जी 12, यानी वो संख्या 5/12 है। 5/12 में अगर क्वेश्चन के अनुसार चलें तो क्या बोला था कि अगर आप अंश में से 1 घटा दो, अगर आप अंश में से 1 घटा दो तो 1/3 बन जाएगी। देखें, बन गई 1/3, ठीक है। और अगर आप हर में क्या था, हर में 8 जोड़ दो तो 1/4 बन जाएगी। अगर आप हर में 8 जोड़ोगे तो 1/4 ही बनेगी। हर में अगर आप 8 जोड़ दोगे तो ऐसा कुछ बन गया, ऐसा बन गया। बात समझ में आ गई? तो ऐसे हमें करना था, कर लेंगे।
चलिए अब देखिए जी आप अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो। क्या क्या लिखा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट दिया होगा, उसमें उसके यश के 40 नंबर आए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, है ना। जब वो टेस्ट ले रहा, जिस टेस्ट में उसे 40 नंबर आए ना, तो उसमें क्या नियम था कि अगर सही आंसर दिया तब तो 3 नंबर मिलेगा, और अगर गलत आंसर दिया तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अगर अगर उसको 4 नंबर मिलते सही उत्तर पे और गलत पे 2 नंबर कटते, तो यश जो है ना उसको 50 नंबर मिल जाते, 50 अंक अर्जित कर लेता वो। आपको ये पता करना है कि टेस्ट में कितने परसेंट सही थे, कितने परसेंट थे, सही नहीं, सही गलत कुल मिलाकर के कितने थे, टोटल टेस्ट में कितने नंबर थे ये बताना है। कैसे बता सकता हूँ? तो अगर मैं ये पता कर लूँ कि यश ने सही उत्तर कितने दिए, गलत उत्तर कितने दिए, तो अगर मैं उनको जोड़ दूंगा, जितने सही उत्तर दिए जितने गलत उत्तर दिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन थे। समझ रहे हो? तो कैसे करेंगे? हम मान लेंगे, हम कह देंगे माना यश ने सही उत्तर दिए, हम मान लेते हैं कि यश ने सही उत्तर दिए, लेट्स से एक्स प्रश्नों के, उसने एक्स सही उत्तर दिए। ठीक है। अच्छा, यश ने गलत उत्तर दिए, हमने मान लिया वाई, उसने वाई प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, ऐसा भी हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। अब प्रश्न के अनुसार क्या क्या लिखा था कि भाई यश को 40 नंबर मिलते, यश को 40 नंबर मिले हैं, मिलते नहीं, मिले हैं, और किस हिसाब से मिले हैं? सही उत्तर के तो उसको 3 अंक मिले, सही उत्तर के 3 अंक मिले, और जो गलत उत्तर था ना उसका 1 अंक कट गया, यही बात है। ठीक है। अब हमने माना है कि यश ने सही उत्तर दिए एक्स, तो अगर एक सही उत्तर का 3 अंक मिलता है ना, तो एक्स सही उत्तरों को कितना अंक मिलेगा? 3x मिलेगा। नहीं समझे? मैं कह देता हूँ कि यार मेरा एक आंसर सही है, उसके 3 नंबर मुझे मिल गए। अगर 2 आंसर सही होते तो 6 नंबर मिलते, 3 आंसर सही होते तो 9 नंबर मुझे मिलते, 4 आंसर सही होते तो 12 नंबर मिलते। आप 3 की जितने क्वेश्चन सही हैं उनसे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पर हमने माना कि जिसने एक्स उत्तर सही दिए तो 3 नंबर मिलते हैं एक सही उत्तर के। एक्स उत्तर अगर सही दिए हैं तो कितने नंबर मिल गए? 3x। ठीक जी। अच्छा, और क्या बोला कि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटता है। अब ध्यान से समझिए, 1 नंबर कट रहा है, यानी माइनस हो रहा है। ठीक है ना, जितने उसके सही है ना उसमें से 1 नंबर माइनस हो रहा है, एक एक गलत उत्तर का। अब हमने कितने माने? हमने माने कि भैया यश ने गलत उत्तर दिया वाई। अब एक उत्तर का, एक गलत उत्तर का 1 नंबर कटता है, तो वाई गलत उत्तर होंगे तो कितने नंबर कटेंगे? वाई नंबर कटेंगे, या फिर आप ऐसे कर लो माइनस का 1 वाई, है ना, 3x माइनस 1 वाई। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से उसको नंबर कितने मिलता है? टोटल 40 मिलते हैं। तो ये बन गया आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नहीं समझे? वापस समझो। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई सही उत्तर के 3 अंक मिलेंगे, तो एक्स उत्तर सही दिए तो 3x नंबर मिल गए, और गलत उत्तर का 1 नंबर कटेगा, तो वाई उसने गलत उत्तर दिए तो 1 नंबर कट गया, यानी कि 1 इंटू वाई कट गया। तो ये क्वेश्चन हो गई 3x माइनस का 1 वाई बराबर 40। कुल मिला जुला के उसको 40 नंबर मिले। अब क्या बोला था कि अगर अगर सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो उसको 50 नंबर मिल जाते हैं। इसकी क्वेश्चन में आते हैं। सही उत्तर पर कितने अंक मिलते हैं? 4, यानी 4x माइनस अशुद्ध अंक पर उत्तर पर कितने कटते हैं? 2, यानी 2y। तो इस तरीके से उसको नंबर मिलते हैं, वो मिलते हैं 50। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद सोल्व करो। कैसे करेंगे? तो विलोपन से कर लो, प्रतिस्थापन से कर लो, आपकी मर्जी है, जिससे जिसकी भी आपकी इच्छा हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं विलोपन से ही कर लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आसान लगती है मुझे। तो समीकरण एक को 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाकर के इनके y के गुणांक बराबर होंगे। समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर, तो जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80।
अच्छा, इसको तो छेड़ा ही नहीं है। अब माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, 6x में से 4x गया, 2x, ये तो कट गया, ये बच गया 30। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी x की वैल्यू? 30/2 कट के आ गई जी 15। अभी जो x की वैल्यू आई है समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, एक y लिखो या y लिखो, बात तो एक ही है ना, एक तो मैंने जानबूझ के लिख दिया था। 15 तिया 45 हो गया, ठीक है। माइनस का y बराबर 40, तो माइनस का y बराबर 40 माइनस 45, माइनस का y बराबर माइनस का 5, यानी y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब इसका मतलब समझो भाई, x आया हमारा 15, y आया हमारा 5। x क्या था? सही उत्तर थे, और y क्या था? गलत उत्तर। यानी उसने 15 उत्तर तो सही दिए और 5 उत्तर गलत दिए, ये मतलब हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से कुल कितने प्रश्न हुए टेस्ट में? 15 सही दिए, 5 गलत दिए, यानी 15 और 5 20 हो गए, है ना। तो टेस्ट में कुल प्रश्न कितने हो गए? 15 प्लस 5 यानी कि 20% हो गए उसके। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है। कर लेंगे आप, ठीक। आंसर कैसे चेक करेंगे? एग्जाम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था कि 40 अंक मिलते हैं अगर सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। तो सही उत्तर 15 दिए तो 15 या 45 हो गया, और अशुद्ध पे 1 अंक कटता तो 5 गलत दिए तो 5 वहाँ से कट गया, 45 में 5 का 40, यानी ठीक है। सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और दो दो कटते तो 50 अंक मिलते। तो अगर इसमें यहाँ पे 4 अंक मिलते 15 चौका 60, 5 दूनी 10, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करना था, कर लेंगे ना। अब देखिए जी आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है। देखो जी, क्या बोल रखा है कि एक राजमार्ग पर एक हाईवे है, उस पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक हाईवे ऐसे है, इस पे एक पॉइंट तो है ए, एक पॉइंट है बी, इनके बीच की दूरी दे दी 100 किलोमीटर, है ना। अब क्या बोला कि एक कार है ए, नहीं सॉरी, एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती हैं। एक गाड़ी तो यहाँ पे है ए पॉइंट पर, जैसे मान लो कि एक गाड़ी अपना ये से है, ठीक है, और एक गाड़ी यहाँ पे है, दूसरी गाड़ी अपना यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। हाईलाइट कर देते थोड़ा सा इसको, ये तो अपना ब्लू गाड़ी हो गई और ये अपना येलो गाड़ी हो गई। तो ऐसे गाड़ियाँ हैं, एक ए पर है और एक बी पर है। अब क्या बोला कि भाई यदि ये गाड़ियाँ अलग अलग चालों से, इनकी स्पीड अलग अलग है और एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे के बाद मिल जाएंगी। अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझना, क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक ही दिशा में चल रही हैं। लेट्स से कि ये गाड़ी भी इस तरफ चल रही है, इस तरफ, और ये गाड़ी भी इस तरफ चल रही है, ठीक है। तो जैसे समझो, ये गाड़ी में चलाना स्टार्ट करता हूँ, ये चली 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 चली, ऐसे चलते 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 चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है। बात समझ में आ रही? तो ये गाड़ी से चलती जा रही है, ठीक है। ऐसे ही ये गाड़ी भी ऐसे ऐसे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ये भी ऐसे ऐसे चलती जा रही है, समझ में आ गई? ये दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती जा रही हैं और 5 घंटे के बाद मिल जाती है ना। हो सकता है भाई इसकी स्पीड कम हो और इसकी ज़्यादा हो। ये तो फास्ट चल रही है, ऐसे ऐसे फास्ट चल रही है एकदम, और ये बेचारी टसक टसक के चल रही है ऐसे आराम आराम से, ऐसे चल रही हो, ठीक है। तो 5 घंटे के बाद दोनों गाड़ियाँ मिल जाती हैं, समझ में आ गई? अब यहाँ पे समझो, ये कंसेप्ट समझना है तुम्हें। मान लेते हैं कि इस ए गाड़ी की, इसको मैंने
इसको मैं ए ही नाम दे देता हूँ। ये जो ए गाड़ी है इसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? और इसकी स्पीड मैंने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि 5 घंटे के बाद मिलेंगी। तो अगर मैं तुमसे कह दूँ कि मुझे ये बताओ कि 5 घंटे के बाद कितनी दूरी तय कर लेंगे, तो बता सकते हो? जैसे समझो ये गाड़ी आगे जा रही है, लेट्स से कि ये गाड़ी ऐसे चली गई, गई और लेट्स से ये सी पॉइंट है ना? 5 घंटे के बाद ये दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे आ जाती हैं। ले आते हैं इनको एक बारी। ये गाड़ी यहाँ पे थी पहले, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बारी, कॉपी, और 5 घंटे के बाद ये यहाँ पे पहुँच गई। ये गाड़ी यहाँ पे पहुँच गई 5 घंटे के बाद, ठीक है? ये भी ऐसे ही अभी यहाँ पे है, 5 घंटे के बाद ये भी यहाँ पे ही पहुँच गई, दोनों मिल गए ऐसे, ये ऐसे दोनों गाड़ियाँ मिल गई। इसका पहिया गुम हो गया भैया, ठीक है? 5 घंटे के बाद दोनों मिल गई। अब ध्यान से समझो, तो इस गाड़ी की स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में y किलोमीटर जाती है। तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर गई होगी? जैसे ये गाड़ी जाती है 1 घंटे में y किलोमीटर, यही बात है ना? अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि 5 घंटे में कितने किलोमीटर गई होगी? 1 घंटे में y, 2 घंटे में 2y, 3 घंटे में 3y, 4 घंटे में 4y, 5 घंटे में कितनी गई होगी? 5y किलोमीटर दूरी तय की होगी। ये मतलब हो गया ना, y किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है कि 1 घंटे में तो y किलोमीटर दूरी क्या करती है, 2 घंटे में इतना, 3 घंटे में इतना, 4 घंटे में इतना, 5 घंटे में कितना करा होगा? 5y किलोमीटर। मतलब इस गाड़ी को, बी पॉइंट पे जो गाड़ी है उसको यहाँ से लेकर के सी तक आने में 5 घंटे लग गए। अब यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ध्यान से समझना। अब ये इसको भी मिटा देते हैं गाड़ी को, ये तो यहाँ पहुँच गई ना। बी पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक आने में कितने घंटे लग गए? 5 घंटे लग गए। 5 घंटे नहीं, हाँ 5 घंटे तो लगे हैं। दूरी कितनी हो गई? 5y किलोमीटर दूरी तय कर ली, ठीक है ना? कितनी दूरी तय कर ली? 5y किलोमीटर, ठीक है? घंटे तो 5 घंटे लगे हैं, वो बात ठीक है, दूरी बात कर रहा हूँ। 5y किलोमीटर से दूरी तय कर ली, कहाँ से लेकर के? बी से लेकर के सी तक, ठीक है? अब इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ, इस ए पॉइंट वाली गाड़ी की, तो यहाँ से चली थी गाड़ी, है ना? यहाँ से गाड़ी चली थी, इसको नीचे बना लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से गाड़ी चली थी और यहाँ तक सी पॉइंट तक पहुँचने में इसको भी 5 घंटे लगे। अब इसकी स्पीड थी x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो ए पॉइंट से गाड़ी चली वो 1 घंटे में x किलोमीटर चलती थी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 5 घंटे में कितने किलोमीटर चली होगी, तो तुम फटदनी से कह दोगे जी 5x किलोमीटर चली होगी। ये बात है, ठीक है? यानी कि ए पॉइंट से चलने वाली गाड़ी जो है वो ए से लेकर के सी तक जब जाती है तो कितनी दूरी तय करती है? वो दूरी तय करती है अपना 5x किलोमीटर। समझ रहे हो? थोड़ा सा आपको अलग लगेगा क्वेश्चन, वापस समझो। जो बी पॉइंट से गाड़ी चली, बी पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक की जो दूरी है वो 5y किलोमीटर हो गई। ए पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक की जो दूरी है वो 5x किलोमीटर हो गई। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन बनानी है ना? इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो बाद में देखेंगे, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो ये तो हो गया जी केस नंबर फर्स्ट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो ये तो हो गया जी केस नंबर फर्स्ट। अब पहले एक काम करता हूँ, इसकी इक्वेशन बना लेता हूँ, केस नंबर सेकंड बाद में लूँगा। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं इस 5x किलोमीटर की दूरी में से, यहाँ से लेकर के इस ए पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक की दूरी कितनी है? 5x किलोमीटर। अगर मैं 5x किलोमीटर में से 5y किलोमीटर माइनस कर दूँ, समझ रहे हो? थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, जो 5x किलोमीटर की दूरी है, इसमें से अगर मैं 5y किलोमीटर की दूरी माइनस कर दूँ, इसकी दूरी माइनस कर दूँ, तो क्या बचेगा? 100 किलोमीटर नहीं बचेगा, क्योंकि ए से लेकर के बी तक की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। लॉजिक समझो, यहाँ से लेकर के ए से लेकर के सी तक की दूरी कितनी है? 5x किलोमीटर। तो अगर मैं 5x किलोमीटर में से 5y किलोमीटर माइनस कर दूँ तो 100 बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी कि अगर मैं 5x में से 5y माइनस कर दूँ तो 100 बचेगा। ध्यान दो, सारे के सारे किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है ना? यूनिट सबकी बराबर होनी चाहिए। मान लो अगर ये चाल है ना, तो ये भी चाल होनी चाहिए थी, ये भी चाल होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस है, इसलिए मैंने इस स्पीड को डिस्टेंस के अंदर चेंज किया।
हमने तो x किलोमीटर प्रति घंटा y किलोमीटर प्रति घंटा माना था ना, फिर इसको डिस्टेंस में क्यों चेंज किया? क्योंकि राइट साइड में डिस्टेंस थी। तो यहाँ से ये एक इक्वेशन बन गई। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब वापस देखो, ये तो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। चलो, अब क्या बोला था कि भाई आगे क्या बोला कि यदि वे विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे के पश्चात मिल जाएंगे। वापस समझना भी है, ये केस नंबर सेकंड आ गया। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका ए, एक पॉइंट है आपका बी, है ना। यहाँ पर एक गाड़ी है, गाड़ी बना लेते हैं। तो ये अपनी ऐसा गाड़ी हो गई, यहाँ पर एक गाड़ी है, ये ऐसे गाड़ी हो गई। ठीक है, ये रोड है, ये रोड है। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला कि ये जो दोनों गाड़ी है ना, ये वाली गाड़ी और ये वाली गाड़ी, ए पॉइंट वाली गाड़ी और बी पॉइंट वाली गाड़ी, अब विपरीत दिशा में चलती हैं, उल्टी दिशा में। भाई जैसे मान लो ये इस तरफ आ रही है, तो ये इस तरफ ना जाएगी, ये इस तरफ आएगी, उल्टी, एक दूसरे की उल्टी दिशा में। ये तो राइट साइड में जा रही है, ये लेफ्ट में आ रही है, तो उल्टी दिशा होगी ना। ये दोनों सेम दिशा में जा रही थी उस टाइम। ठीक है, तो जब ये दोनों एक ही दिशा में आती हैं, उल्टी दिशा में आती हैं, तो 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं, है। अब इसकी स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड मैंने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब यहाँ पर क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो आपको इन स्पीड को डिस्टेंस के अंदर चेंज करना पड़ेगा, जैसे पिछली बार किया था। कैसे करेंगे? ये 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है ना, और क्वेश्चन में भी क्या कह रखा है कि 1 घंटे के बाद ही मिलेंगे। तो हम यही देखेंगे कि भैया ए पॉइंट से गाड़ी चली है, वो 1 घंटे के बाद कितनी दूरी पे पहुंच जाती है, क्योंकि 1 घंटे के बाद मिलनी है ये, है ना। तो अगर देखोगे तो 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, यानी 1 घंटे में ये जो दूरी तय करेगी वो x किलोमीटर दूरी तय करेगी। जैसे पिछली बार हमने 5 घंटे में देखा था ना, अब की बार सिर्फ 1 घंटे में देखना है। क्यों पिछली बार 5 घंटे में देखा था? क्योंकि ये 5 घंटे के बाद मिल रही थी, अब ये 1 घंटे के बाद ही मिल रही है, तो इसलिए हमने x किलोमीटर प्रति घंटे में 1 घंटे के हिसाब से देख लिया कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। तो 1 घंटे में ये गाड़ी x किलोमीटर दूरी तय करेगी। ऐसे ही 1 घंटे में y गाड़ी, सॉरी b वाली गाड़ी, b पॉइंट पे जो गाड़ी है वो कितनी दूरी तय करेगी? y किलोमीटर दूरी तय करेगी, है ना। ये x किलोमीटर दूरी तय करेगी, ये y किलोमीटर दूरी तय करेगी। और टोटल अगर मैं कर दूं, इन दोनों दूरियों का अगर मैं टोटल कर दूं, तो 100 मिलेगा। ये बात होगी ना भाई, ये 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। 1 घंटे के बाद मिल गई, मान लो कि ये गाड़ी चल गई 40 किलोमीटर, तो ये 60 चली पाएगी, क्योंकि जब मिली हैं तो 100 किलोमीटर तो दोनों ने अगर मैं दोनों की दूरियों को जोड़ दूं तो 100 तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से दूसरी क्वेश्चन बन गई x प्लस वाई बराबर 100। मानता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगा होगा, ठीक है ना, क्या पता आपको वापस से देखना पड़ जाए, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छा था। वापस समझ लो, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। पहला केस पे हम चलते हैं, फर्स्ट केस पे। इस क्वेश्चन के अंदर 2 केस हैं। ये पहला केस है कि भाई एक राजमार्ग है, एक हाईवे है, उसमें 2 पॉइंट हैं, एक है ए, एक है बी। 2 गाड़ियाँ चलना स्टार्ट करती हैं एक ही दिशा में, ये भी इस तरफ जा रही है और ये भी इस तरफ जा रही है ना। दोनों गाड़ियाँ 5 घंटे के बाद मिल जाती हैं। हमें यहाँ से एक इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि यार ए और बी की दूरी है 100 किलोमीटर, है ना। अब ए से लेकर के सी तक जाने में डिस्टेंस कितनी कवर करी? 5x किलोमीटर। बी से लेकर के सी तक जाने में डिस्टेंस कितनी कवर की? 5y किलोमीटर। तो अगर मैं 5x किलोमीटर में से 5y किलोमीटर घटा दूंगा तो 100 मिल जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन तैयार हो गई, ये रिलेशन बन गया। अब अगर हम इसकी बात करें केस नंबर सेकंड की, तो केस नंबर सेकंड में क्या हो रहा था कि दोनों गाड़ियाँ विपरीत दिशा में आ रही थी, उल्टी दिशा में एक दूसरे के। तो इसका मतलब ये हो गया, और अच्छा क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 1 घंटे के बाद मिलेंगे। तो हमने देखा कि यार ए गाड़ी जो है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? x किलोमीटर। बी गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? y किलोमीटर। तो हमें पता है कि यार 1 घंटे के बाद ये दूसरे मिल जाएंगे, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये 100 किलोमीटर की दूरी दोनों की दोनों, अगर मान लो ए गाड़ी 40 किलोमीटर करती है, दूसरी 60 करके, दोनों की अगर मैं दूरियां जोड़ दूं तो टोटल डिस्टेंस वो 100 किलोमीटर तय करेंगे। तो यहाँ से दूसरी क्वेश्चन बन गई। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अब हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया क्या? बस ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैं थोड़ा सा ऐसा लिख के दिखा देता हूँ कैसे आपने लिखना प्रॉपरली। ये तो मैंने समझाया ना अभी तक, सिर्फ लिखो कैसे। आप कहोगे माना हमें निकालना क्या था? हमें दोनों कारों की चाल निकालनी है ना, स्पीड निकालनी है। तो हम लिख देंगे माना, जो निकालना है उसको हम मान लेंगे
ठीक है। माना गाड़ी ए की या फिर ए पॉइंट से चलने वाली गाड़ी की स्पीड, कैसे कह लो, मैं गाड़ी ए कह देता हूँ। गाड़ी ए की स्पीड, हमने मान लिया कि गाड़ी ए की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा और गाड़ी बी की स्पीड में मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैंने मान ली। ठीक है। अच्छा, तो अगर गाड़ी ए की चाल x किलोमीटर है, गाड़ी बी की चाल y किलोमीटर है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार दो केसेस बन रहे थे। ये था केस नंबर 1, स्थिति नंबर 1 कह दो, चाहे हिंदी में कहना चाहो तो, इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये था केस नंबर 2, दो केसेस बन रहे थे। ठीक है। अच्छा, केस नंबर 1 में हमने क्या देखा कि भाई गाड़ी ए की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमसे कहा गया कि 5 घंटे के बाद मिलेंगे। तो मैं क्या देता हूँ कि गाड़ी ए द्वारा 5 घंटे में तय दूरी, 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी ये, तो हमने यहाँ पे लॉजिकली समझा कि 1 घंटे में x किलोमीटर है, 2 घंटे में 2x किलोमीटर हो जाएगा, 3 घंटे में 3x किलोमीटर हो जाएगा, 4 घंटे में 4x किलोमीटर हो जाएगा, 5 घंटे की बात करें तो कितने किलोमीटर हो जाएगा, 5x किलोमीटर हो जाएगा, है ना। अच्छा, दूरी क्यों निकाली, हमने स्पीड को डिस्टेंस के अंदर क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई थी। तो जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर वो डिस्टेंस है तो वो भी डिस्टेंस होगी। ठीक है ना, समझ में आ गई। अच्छा, आप चाहें तो इसको स्पीड में चेंज कर सकते थे, लेकिन स्पीड में चेंज कर नहीं पाओगे ना इसको, इसलिए हमने डिस्टेंस में चेंज कर लिया। अब इसी तरीके से गाड़ी बी की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी बी 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो भाई 1 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करती है, 2 में 2y, 3 में 3y, 4 में 4y, 5 घंटे में 5y किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब यहाँ से मुझे एक रिलेशन बनाना था, एक इक्वेशन बनानी थी। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में देखा कि ए गाड़ी यहाँ तक जाने में 5x किलोमीटर दूरी तय करती है, बी गाड़ी यहाँ तक जाने में 5y किलोमीटर दूरी तय करती है। अगर मैं 5x किलोमीटर में से 5y किलोमीटर माइनस कर दूँ तो 100 मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी तो 100 है। तो यहाँ से ये इक्वेशन मुझे मिल गई। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में क्या कहा गया कि दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है, उल्टी दिशा में, अगर ये ऐसे जा रही तो ऐसे आ रही है ना। तो 1 घंटे के बाद मिलती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गाड़ी ए द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, 1 आवर में या फिर घंटे में कह लो, तय दूरी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमने कितना माना था कि गाड़ी ए की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे भी मैंने 1 घंटा ही पूछा, तो ऑब्वियस सी बात है x किलोमीटर तय करेगी। गाड़ी बी द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, गाड़ी बी कितनी दूरी तय करेगी, y किलोमीटर तय करेगी। तो यहाँ से हमें रिलेशन बनाना था, वहाँ से हमारा ये रिलेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप खुद ब खुद सोल्व करिए, ठीक है ना, खुद ब खुद सोल्व करिए, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा अब, है ना। मेन चीज़ थी इसका कंसेप्ट समझाना, वो आपको समझा दिया। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है, आगे वाला जो पार्ट है, अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को खुद ब खुद सोल्व करना है और वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। खुद ब खुद सोल्व करने के लिए आपको इसको पहले 5 से गुणा कर लो, या फिर एक काम करो 5 से यहाँ से कॉमन ले लो, फिर घटा दो, आपके अपने पास आंसर आ जाएगा। इसको आगे नहीं करा रहा हूँ, इसको आगे आप खुद ब खुद करना, ठीक है। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, 5th पार्ट। 5th पार्ट आसान है, 4th पार्ट थोड़ा सा अलग था, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा अलग था। 5th पार्ट देखो आप, ये 5th पार्ट है जी। क्या बोल रखा है, सही बैठते हैं। बोल रखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। इकाई क्या मतलब है, इकाई का मतलब यूनिट। जैसे जो हमारा क्षेत्रफल आता है उसके अंदर यूनिट दी होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखी आपको, मीटर सेंटीमीटर नहीं दे रखा आपको, कह दिया भाई कोई यूनिट है, कुछ भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। इकाई का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि एक आयत है, उसका क्षेत्रफल 9 बढ़ जाता है, 9 बढ़ जाता है अगर हम उसकी लंबाई 5 कम कर दें और चौड़ाई 3 बढ़ा दें तो, ठीक है। अच्छा, अगर आप लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है ना वो 67 बढ़ जाएगा। हमें आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है, विमाएँ का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत की विमाएँ का क्या मतलब हो गया, लंबाई और चौड़ाई। तो जो हमसे पूछा वो हम मान लेंगे, हम कह देंगे माना
आयत की लंबाई। हमसे विमाएँ पूछे ना, विमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई, तो इसको हम मान लेंगे। हम कह देंगे भैया आयत की लंबाई है x किलोमीटर। x किलोमीटर क्यों? x इकाई, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, x यूनिट लिख दो चाहे, तो हिंदी में लिख देते हैं। मेरे को किलोमीटर याद रहेगा पिछले वाला। आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई हमने मान ली y इकाई, ठीक है? y यूनिट कह लो चाहे, है ना? यूनिट एक बार हटा देता हूँ, ये थोड़ा-सा उलझाएगा आपको खामखा, ठीक है? आप लिख देना, मैंने xy लिख दिया सिंपल, ठीक है? अब लिख देता हूँ आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो इस हिसाब से क्षेत्रफल क्या हो गया? x गुणा y, या फिर कह लो xy, ठीक है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर मैं लंबाई 5 कम कर दूं, लंबाई x है 5 कम कर दूं, ठीक है, और चौड़ाई 3 बढ़ा दूं, चौड़ाई 3 बढ़ा दी भाई, चौड़ाई 3 बढ़ा दी, ठीक है, तो ये तो जो इसका क्षेत्रफल है ना, जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है, गुणा करी है, ठीक है? लंबाई ये होगी ना, अब चौड़ाई ये होगी, तो अगर जब अब इसका मल्टीप्लाई करूँ, इसका जो क्षेत्रफल आएगा, जो क्षेत्रफल आएगा वो 9 वर्ग कम हो जाएगा, है ना? जब जो अब जो इसका क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल पहले कितना था? xy था, है ना? वो 9 कम हो जाएगा, समझे? वापस समझो, अगर लंबाई 5 कम कर दें, चौड़ाई 3 बढ़ा दें, तो जो पहले क्षेत्रफल था ना, अब उसमें से 9 कम होके आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा x - 5, लंबाई में 5 कम कर दिया, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया, और जो क्षेत्रफल था उसको 9 कम कर दिया, ये मतलब हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा-सा, x की y से गुणा कर ली xy, x की 3 से गुणा कर ली 3x, -5 की y से गुणा कर ली माइनस का 5y, -5 की 3 से गुणा कर ली माइनस का 15, बराबर xy माइनस का 9। xy से xy कट गया, ये हो गया 3x माइनस का 5y, बराबर -15 वहाँ पे चल गया, माइनस का 9 प्लस का 15, तो ये हो गया 3x माइनस का 5y, बराबर 15 में से 9 हो गया 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है? अच्छा जी, दूसरी बात क्या बोली कि लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को भी 3 बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाएगा। इसको भी लिख देते हैं, लंबाई को 3 बढ़ा दो, चौड़ाई को भी 3 बढ़ा दो, तो जो क्षेत्रफल है, जो आपका क्षेत्रफल है, वो 67 बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इसको भी कर लेते हैं, x की y से गुणा किया xy, x की 3 से गुणा किया 3x, 3 की y से गुणा किया 3y, 3 की 3 से गुणा किया 9, बराबर xy प्लस 67। xy से xy कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 3x प्लस 3y, बराबर 67 माइनस का 9, ये 9 वहाँ पे चल गया ना, तो यहाँ पे आ गया 3x प्लस का 3y, बराबर 61। 61 क्यों? 67 में 9 हो गया 58 आएगा ना, ठीक है, मेरे ख्याल से तो ठीक है अभी तक तो, ठीक है? अब इन दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व कर लेना है, कोई पता कोई मिस्टेक हो भी गई हो बता देना। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? कोई गलती तो है नहीं अभी, ठीक है ना? तो वीडियो करो पॉज, इन दोनों इक्वेशन को खुद ब खुद सोल्व करो। मैं यहाँ से करा देता हूँ, लिखूंगा समीकरण 1 व 2 घटाने पर, समीकरण 1 है जी अपनी 3x माइनस का 5y, बराबर 6, दूसरी है 3x प्लस का 3y, बराबर 58। इनको घटा देते हैं, माइनस 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 कट गया, माइनस का 5y माइनस का 3y माइनस का 8y, 6 माइनस 58, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, तो ये आ गया 52, गलती कर दी कुछ ना कुछ, कोई मिस्टेक कर दी, सिली सी मिस्टेक हो गई छोटी सी, देखना पड़ेगा मुझे। लंबाई 5 कम कर दें, चौड़ाई 3 बढ़ा दें, लंबाई 5 कम कर दी, चौड़ाई 3 बढ़ा दी, तो जो क्षेत्रफल है वो 3 बढ़ जाए 9 बढ़ जाएगा, 9 कम हो जाएगा सॉरी, ठीक है? तो एक्स वाई 3x माइनस का 5y माइनस का 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3x माइनस 5y माइनस का 9 प्लस का 15 हो गया, 3x माइनस 5y 6 हो गया, ठीक है ये तो चीज़। फिर बोला कि लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें तो 67 बढ़ जाता है, लंबाई को 3 और चौड़ाई को सॉरी ओहो यहाँ मिस्टेक थी,
लंबाई को तो 3 बढ़ाना है, चौड़ाई को 2 बढ़ाना है। मैं सोचा कुछ ना कुछ तो मिस्टेक लग रही थी पहले, है ना? ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन करता था, पहले तो मैं ऐसे करता था, क्वेश्चन करता था, लेकिन आज क्वेश्चन किए नहीं, आज नहीं, कल किए थे। ठीक है, तो देखो जी, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स वाई प्लस में 2x प्लस में 3y प्लस में 6 बराबर एक्स वाई प्लस में 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 2x प्लस में 3y बराबर आ गया 61। मैं सोचूं 61 आना चाहिए, तभी मुँह से 61 निकला था। तो यहाँ पे अब घटा नहीं सकते तुम्हें डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे फिर पहले तुम्हें बैलेंस करनी पड़ेगी ना इक्वेशन। अब इक्वेशन बिल्कुल सही है ना? अब करते हैं इसको, चलो। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। कैसे करेंगे अब? पहले तो मुझे कौन सी विधि लगाऊं? कोई भी लगा लो, विलोपन नहीं लगाऊंगा। तो समीकरण 1 को तो 2 से गुणा कर देता हूँ, समीकरण 2 को 3 से कर देता हूँ। समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा, इसको 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 2 तिया 6x, 2 पंजा 10y और 2 छिका 12। इसको जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 एकम 3, 3 छिके 18, माइनस 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 कट गया, माइनस का 19y, माइनस का 3 हो गया 1, 18 में 1 गया 17। तो y की वैल्यू आ गई -171 बटे में माइनस का 19, 9 पे कटेगा ये। ठीक है, तो y की वैल्यू 9 आ गई, y का मान 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6। समझ गए क्या? माइनस का वहाँ पे प्लस का हो गया, फिर ये भाग में ले आया मैं, 17 आ गई। ठीक है, यानी x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 9, यानी लंबाई हो गई 17 और चौड़ाई होगी 9। इसको लिखना है लास्ट में। तो आयत की लंबाई 17 इकाई, आयत की चौड़ाई 9 इकाई, ऐसे। ठीक है ना? तो ऐसे करना था, चेक भी कर लो चाहे ऐसे वर्बली। भाई आयत का क्षेत्रफल 9 कम हो जाएगा अगर लंबाई 5 कम कर दो और चौड़ाई 3 बढ़ा दो तो, है ना? तो अगर इसका क्षेत्रफल देखो तो कितना आएगा, 7 नीम 63, 86 ऊपर 9 कम 9 6 15, इसका क्षेत्रफल 153 आएगा। अब इसके अनुसार चले तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि लंबाई में 5 कम कर दो, तो 5 इसमें कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 14 15 16 17, हाँ। और चौड़ाई 3 बढ़ा दो, 12, तो 12 12 जा 144 हो गया। क्षेत्रफल कितना कम हो गया, 9 कम हो गया, यानी हमारा आंसर बिल्कुल 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 सही है। ठीक है, तो ये चीज़ थी, कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कर लिया ये एक्सरसाइज कंप्लीट। कल हम करेंगे क्या होता है, डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज करा दें। एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.6 स्टार्ट कर देंगे कल। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।